पहले तो आप देखिए, एक 2018 में, आज से 6 साल पहले, बंगाल में 24 परगना में कलकत्ता से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर, मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर अशोकनगर में एक बड़ी ऑयल एंड गैस डिस्कवरी हुई थी। भारत में ऑयल और भारत में तेल मिलना, प्राकृतिक गैस मिलना बहुत बड़ी बात है। तो बड़ा उसको लेकर अब लोग कूद रहे हैं कि अब क्यों कूद रहे हैं। आप देखिए, इस तरह के ढेर सारे आपको हैंडल्स नजर आएंगे, इस तरह के आपको ढेर सारे न्यूज नजर आएगा कि बंगाल ने बड़ा तेल। अरे भैया, ये तेल आज नहीं मिला, 8 साल पहले मिला था, 2018 में मिला था। ममता बनर्जी को देखें कि उन्होंने इस पे काम नहीं होने दिया, काम नहीं होने दिया। बल्कि आप देखें, 240 मिलियन बैलन बताया इसमें तेल है, शायद गैस इसमें अलग है, प्राकृतिक गैस। अभी जो शुरुआती तौर पे माना जा रहा है कि तत्काल आप इससे 45,000 करोड़ का प्राकृतिक संसाधन निकाल लेंगे, 45,000 करोड़। अगर ममता बनर्जी इसको निकाल लेने देती हैं 8 साल में, तो ममता बनर्जी को रॉयल्टी के रूप में 4,500 करोड़ रुपया मिलता, 4,500 करोड़। पर उन्हें पैसे चाहिए नहीं, क्योंकि वो, अच्छा आपने कभी सोचा है कि ममता बनर्जी को जब 4,500 करोड़ रुपया मिल रहा था, तो उन्होंने इस तेल के कुएं पे काम क्यों नहीं होने दिया? कैन यू इमेजिन दैट? उसी लिए जैसे फ्रेट कॉरिडोर बना रही सरकार। अब फ्रेट कॉरिडोर ऐसा बन रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर ऐसा है कि मालगाड़ियों की वजह से, आपको मालूम कि जो भारतीय रेलवे है, उसमें जो हमारी पैसेंजर ट्रेन होती है जिससे हम आप चलते हैं, वो घाटे में चलती है। रेलवे का सारा फायदा होता है मालगाड़ियों से। तो उसके लिए अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं कि साहब उससे मुनाफा भी बढ़े, लोगों का सामान जल्दी पहुंचे। और कभी मालगाड़ी रोक दी, पैसेंजर ट्रेन को जाने दिया, कभी पैसेंजर ट्रेन रोक दी मालगाड़ी, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाए। तो फ्रेट कॉरिडोर उन्होंने वेस्ट बंगाल में रोक रखा था, जबकि उससे वेस्ट बंगाल को बहुत फायदा होता। आयुष्मान योजना रोक रखी थी, किसानों को पहुंचने वाला पैसा रोक रखा था। क्यों? 2 कारण। एक तो ये कि वहां के लोगों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भारत सरकार भी उनकी कुछ मदद कर रही है। दूसरी, ममता बनर्जी एक अलग देश चला रही थी, एक अलग देश। बंगाल में अगर तेल मिला है तो भारत में क्यों जाएगा? शी वॉज वर्चुअली रनिंग अ डिफरेंट कंट्री, एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक स्वतंत्र देश की प्रधानमंत्री बन के बैठी थी बंदी। मतलब ये देख के एकदम खून खौल जाता है जिस तरह का हुआ है। 8 साल से आपने इसको रोक के रखा था। ऐसा नहीं ये तेल बहुत ज्यादा है, जितना लोग बता रहे हैं इसके चक्कर में मत पड़िए। पूरा तेल निकल आएगा ना, तो भारत में 17 दिन का ऑयल सप्लाई है, आधे महीने का ऑयल सप्लाई है। ऐसा 1 महीने का भी पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब आपको एक नया बेसिन मिलता है, वहां पे ऑयल गैस मिला, तो फिर वहां से संभावनाएं शुरू होती, पता नहीं कितना और मिल जाए। ये तो शुरुआत ही है। तो ये तो जैसे कह लीजिए कि आपका एक शुरुआती, एक फर्स्ट स्टेप है, आप वो भी नहीं उठाने दे रही। ये ममता ने बंगाल का हाल किया था। बहरहाल अब वहां पे काम शुरू हो गया है। और सोचे कि अगर यहाँ पे जब तेल निकलेगा, गैस निकलेगी, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में निकल आएगा। तो आप जो कुछ भी संयंत्र लगेंगे, कितने लोगों को जॉब मिलेंगे। पर ममता चाहती नहीं थी जॉब मिले। आपको याद होगा सिंगूर में जब टाटा ने नैनो प्लांट लगाया था, तो उसी को भगाकर ममता बनर्जी बनी थी। भाई ऐसा हुआ, वामपंथियों ने बड़े लंबे समय तक यहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं लगने दी। आपको मालूम है कि किस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों को कलकत्ता में नंगा करके मारा गया। ऐसा मारा गया कि वो लोग अपने ऑफिस गए, नेक्स्ट फ्लाइट लेके बाहर चले गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। ये हालत किया। फिर बाद में जब 30 साल में इनको समझ में आ गया कि यार गेम उल्टा पड़ गया, देश, हमारा प्रदेश तो एकदम भुखमरी में जा रहा है, तो उन्होंने कहा अरे भाई चलो अब लोग नए सिरे से शुरू करते हैं। तब टाटा को बुलाया गया कि सिंगूर में वो नैनो प्लांट लगा दो। लेकिन तब तक वामपंथियों से बड़ी वामपंथन तैयार हो गई थी ममता बनर्जी, उन्होंने सिंगूर में प्लांट नहीं लगने दिया। टाटा प्लांट चला गया गुजरात, गुजरात का फायदा हुआ, बंगाल का नुकसान हुआ। तो ममता बनर्जी बेसिकली आप समझिए कि उन, अभी एक मन को भाषण देख रहा था, मैं तो सुनकर हैरान रह गया। मैं सोचता हूं अगर ये, और बड़ी अजीब सी बात देखिए, ना नेशनल मीडिया ना किसी ने उसको कवर ही नहीं किया। क्या कह रही हैं, भीड़ में कह रही हैं, 10,000 आदमी के सामने कह रही हैं तुमको रोटी मिल जाए, तुमको कपड़ा मिल जाए, और तुम्हें चाहिए क्या? तुम आराम से रह रहे हो, बहुत महत्वाकांक्षा मत पालो, बहुत एम्बिशन मत पालो। सोचिए, जनता को बता रही बहुत एम्बिशन मत पालो। बहरहाल अब हटी है, तब आप देखें नए नए इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। शुरुआत अमूल ने की, और धीरे 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 करके आप देखें तमाम आपको उसमें नए इन्वेस्टमेंट नजर आ रहे हैं। और जिससे आपको पता चलेगा कि वो अब जिंदल ग्रुप भी आ गया 15,000 करोड़ लेके, अमूल भी आ गया, आप देख रहे हैं, ये गूगल भी आ गया,
और एक और मतलब एक ये तो 3-4 स्क्रीनशॉट मैंने आपको निकाले हैं। आरपीएसजी ग्रुप भी आ गया 15,800 16,000 करोड़ लेके। तो अब उन लोगों की हिम्मत आई। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलिस्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, और चौथी चीज उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। कानून व्यवस्था मैं आपको बताऊं, आपने रेमंड्स का नाम सुना होगा। रेमंड्स काफी बड़ी ब्रांड है। तो रेमंड्स का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है हमारे प्रयागराज में लगी। साहब मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इतना परेशान हो गए बिजली से, इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपने यहां बिजली कटवा दी और बड़े बड़े ह्यूज 3 जनरेटर ले आए। एक जनरेटर चलता था, फिर रुक जाता था, फिर दूसरा चलता था, फिर पहला चलता था, फिर दूसरा चलता था, तीसरा जनरेटर स्पेयर के रूप में था कि काम रुकने ना पाए। अब जैसे ही पता चला तो साहब बिजली वाले दौड़ने लगे, क्योंकि अच्छा खासा बिजली का बिल था। साहब बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, एक मौका और दीजिए, अब आपकी बिजली नहीं कटेगी, अब नहीं कटेगी। बिजली होती तो देते। उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हम जनरेटर के भरोसे चलेंगे। तो रेमंड्स वालों पे पुलिस वाले छोड़ दिए गए। पुलिस वालों से इनको टॉर्चर करो, खबरदार तुमको हमारी बिजली लेनी पड़ेगी। मैंने वो दिन आंखों देखा है मेरा। बहरहाल अब वहां पर आप देखें कि इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर।